अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वकास और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। बीएससी का सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको पता है केमिस्ट्री में आपकी टोटल जो बुक्स हैं वो 3 हैं, जिसमें आप फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तीनों सब्जेक्ट 50-50 नंबर के हैं, 50 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो आज जो हमारी बुक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर, ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं कि हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है। तो बीएससी में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं वो है प्रोफेसर गुलाम रसूल चौधरी की बुक, ठीक है। तो हम इसी बुक को फॉलो करेंगे और इसमें जो आपको पहला चैप्टर करना होगा, जो मैं आपको करवाऊंगा, वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर होगा हमारा वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स को पढ़ेंगे और ये चैप्टर आप सेकंड ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें अल्कीन्स और अल्काइंस शामिल होंगे, ये भी आप एफएससी में पढ़ चुके हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी बेंजीन से जो रिलेटेड डेरिवेटिव्स हैं उन हाइड्रोकार्बन्स को, ये भी आप एफएससी में पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये यहाँ पे एक नया चैप्टर होगा जो खासा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है और ये पेपर में भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे और इसका थोड़ा सा जो टच है वो आपने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में जो लिया था, और वो था आपके पास आइसोमेरिज्म की फॉर्म में, जिसमें आपने सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, ये भी आप एफएससी में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो नया नहीं होने वाला। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, ये भी आप जो है वो एफएससी में पढ़ चुके हो। और उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ये चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताना ज़रूरी है, वो ये कि जो इनके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं, उनमें से जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो आर्टिकल्स हैं जो आपके 5 ईयर में रिपीट होते रहते हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये 9 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ चैप्टर काफ़ी बड़े लेंथी हैं, लेकिन नॉर्मली ये एवरेज चैप्टर्स हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैं आपको इसके बैकग्राउंड में बताऊं अगर जाके, तो आपने एफएससी में चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इब्तदा कहाँ से होती है, ठीक है। तो उसमें आपने बेrzelius का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते थे अकॉर्डिंग टू बेrzelius, लेकिन उस थ्योरी को रिजेक्ट करने वाला वुलर था, जिसने यूरिया को तैयार करके उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मीथेन, इथाइलिन, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार होने शुरू हो गए और आज जो है मिलियन एंड ट्रिलियंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम लैब में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके पास, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिस कंपाउंड को आप डिस्कस कर रहे हैं वो कंपाउंड एक्चुअली है क्या। उसके लिए आपको उसके फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, आपको पता होना चाहिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, यानी हमें उसके नॉमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आज जो हम पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्चुअली पहला तो नहीं है, दैट विल बी सेकंड चैप्टर, और ये है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको शुरू करते हैं। तो चैप्टर इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो नेमिंग के तरीके हैं वो बेसिकली 2 हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम। ये थोड़ा ओल्ड मेथड है, लेकिन आज भी ये मेथड काफ़ी जगहों पे बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में यूज़ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए। अच्छा, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पहले आप सीख लें। ये कॉमन या ट्रिवियल जो सिस्टम है ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से नेमिंग किया करता था या आज करता है। देखिए, इसमें सबसे पहले है मेथड ऑफ प्रेपरेशन। मेथड ऑफ प्रेपरेशन, किसी भी कंपाउंड को किस मेथड के थ्रू तैयार किया गया है, उस मेथड के थ्रू फिर उसको उसका नाम दिया जाता है, या उसको कहाँ से तैयार किया गया है। इसकी बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है, हमारे पास जो विनेगर है, विनेगर, इसको हम एसिटिक एसिड का कॉमनली नाम देते हैं। अब विनेगर जो है ये बेसिकली सिरका होता है, ठीक है।
और इसका जो लैटिन नेम है वो एसीटम था। ओके, तो चूँकि जो एसीटम है या विनेगर है ये इसकी डिस्टिलेशन से बनाया जाता था, तो इसलिए इसको एसीटम से फिर हमने एसिटिक एसिड का नाम दिया। तो ये है मेथड ऑफ प्रेपरेशन के हमने किस मेथड से उसको तैयार किया है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन या ट्रिवियल नेम देने का, वो है डिस्कवरर के नाम, कि जो साइंटिस्ट है, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसके नाम से भी हम जो है वो कॉमन नेम उसको देते हैं। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है बारबिटूरिक एसिड, ठीक है, ये भी एक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको प्रिपेयर करने वाली जो फीमेल थी उसका नाम था बार्बी। तो चूँकि ये साइंटिस्ट यानी कि डिस्कवरर के नाम पे, तो इस तरह इसको बारबिटूरिक एसिड नाम दिया गया। इसके बाद कुछ हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनकी बुनियाद पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कॉमन या ट्रिवियल नेम दिए जाते थे। जैसे आपके पास मीथेन है, ठीक है। अब मीथेन को मीथेन क्यों कहा गया या इसको मार्शी गैस क्यों कहा गया? इसको पुराने वक्तों में मार्शी गैस भी कहा जाता था, ठीक है, आज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मीथेन है ये हमें मार्शी यानी दलदली इलाकों से मिलती थी, मार्शी प्लेसेस, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न वी आर कॉल्ड सो कि मीथेन को हम मार्शी गैस भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पुराना तरीका था। अच्छा, इस तरीके में ना इस मेथड में कुछ खामियां थी। वो खामियां ये थी कि हम इस तरह सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम नहीं दे सकते। ओके, और इसके अलावा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको भी हम नाम नहीं दे सकते। जो तीसरे इसमें ड्रॉबैक थी वो ये थी कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे डिफरेंट थे लेकिन उनके नाम इस तरीके से सेम आ जाते थे, तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम थी। इसके अलावा और भी इस तरह की प्रॉब्लम थी जो आपने एफएससी में डिस्कस की। तो हमें इससे बेटर जो था मेथड चाहिए था ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए। तो उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, हम उस हिस्ट्री में तो नहीं जाते, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि दूसरा हमारे पास मेथड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का। दूसरा हमारे पास मेथड है जी सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है। इसको हम IUPAC मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये 1947 में जो है ये काउंसिल बनाई गई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और इसकी जो कंप्लीट रिपोर्ट थी वो 1979 में ये इसकी कंप्लीट रिपोर्ट जो थी वो पब्लिश हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस मेथड के तहत जो है वो नेमिंग देनी शुरू कर दी गई, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो अब हम जिस मेथड को फॉलो करेंगे वो यही होगा सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है, जिसमें हम कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम को भी कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इसमें अपने रूल्स हैं। वो रूल्स आपने एफएससी में पढ़ दिए हैं, रूल्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। हम डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आने से पहले हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो पहले 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको नेम कैसे किया जाता था उसका तरीका आपने एफएससी में पढ़ा था। सबसे पहले मीथेन, फिर इथेन, ठीक है, प्रोपेन, हाँ जी, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, हेप्टेन, इसके बाद ऑक्टेन, नोनेन एंड देन डीकेन। सो दीज, अब ये नंबर ऑफ कार्बन्स की बुनियाद पे नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मीथेन है तो हम कहेंगे कार्बन 1 है इसमें, इथेन है तो कार्बन 2 हैं, प्रोपेन है तो कार्बन 3 होंगे, ठीक है। इथेन में 4, पेंटेन में 5, इसी तरह 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9 और ये 10, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे ना चूँकि ये हम अल्केन्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो अल्केन्स के लिए आपने एक जनरल फार्मूला पढ़ा था अल्केन्स में, ठीक है, वो होता है CnH2n+2। अब इस ट्रिक को सिंपली आप समझ लें, देखें जितने ये n है ना कार्बन के नंबर्स होंगे, जितने कार्बन के नंबर्स होंगे उससे डबल हाइड्रोजन के होंगे, और सम करेंगे आप उसमें प्लस करेंगे 2 को। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे जब आप 1 पुट करोगे 2 × 1 कितना होगा 2, उसमें 2 जमा करेंगे तो हमारे पास 4 आएंगे, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 2 बार 4 होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन जमा करेंगे तो कितने होंगे 6। इसी तरह ये आगे आप इसको बैलेंस कर सकें। तो ये हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये 10 तक गिनती है, ठीक है, जो कार्बन्स के नंबर्स की बुनियाद पे दी गई है। ये मैंने क्यों लिखी, इसकी वजह क्योंकि हम डिस्कस करने वाले थे अल्काइल ग्रुप्स को, ठीक है। जैसे हमारे पास मीथेन है ना CH4, ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देते हैं, -1 हाइड्रोजन, सो देन इट विल बिकम जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इसको, ये मीथेन था, ओके। तो मीथेन से ये जो नया हमारे पास ग्रुप बना है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। देखें यहाँ पे ये जो सुफिक्स है ना हमारे पास, ये एन है, ANE मीथेन में, ठीक है। तो इसको हम सुफिक्स YL से रिप्लेस कर देंगे, सुफिक्स जो आपके नाम के बाद में आता है वर्ड, ठीक है, ये लास्ट नेम होता है। तो ये बन गया मिथाइल, यानी मिथाइल से, मीथेन से ये बन गया मिथाइल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो ग्रुप बना है इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो इसकी सादा सी डेफिनेशन ये है कि जब हम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो नया हासिल होने वाला ग्रुप है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्काइल एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, अगर वो मीथेन से निकला तो मिथाइल बन जाएगा, इथेन से निकला इथाइल बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन अगर हम प्रोपेन से रिमूव करते हैं वो प्रोपाइल बन जाएगा। तो देखें अगर हमारे पास ये इथेन गैस होती, ये, ठीक है, तो इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते तो ये बन जाता CH3 CH2 ये लाइन, ठीक है। तो इसको हम अब क्या बोलेंगे जी, एग्जैक्टली इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। तो ये इथेन से क्या बन गया है, इथाइल ग्रुप, सॉरी ये इथेन था, ठीक है। अब इसके बाद इसे नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है प्रोपेन। तो प्रोपेन को मैं ओपन इसके फार्मूले में यूँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, अब यहाँ से कर दें या यहाँ से, एक ही बात है। तो लेट्स सपोज के हमने आखिरी कार्बन में से किया ये वाला, तो ये कुछ यूँ बन गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, ये प्रोपेन थी, तो प्रोपेन से ये क्या बन गया है, प्रोपाइल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो कार्बन है, ये सेंटर में जो पड़ा है, इसमें से भी तो हाइड्रोजन रिमूव हो सकता था, यहाँ से हो या यहाँ से, तो एक ही बात है। लेकिन यहाँ से अगर रिमूव होता है तो फिर क्या कंडीशन बनती है, देखिएगा ज़रा यहाँ पे, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन, तो CH3CH, मैंने ये सेंटर वाले में से रिमूव किया, तो अब ये थोड़ा डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोपाइल था जिसको हम N प्रोपाइल यानी नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। अब इसको आइसोप्रोपाइल क्यों बोला, इसको आइसोप्रोपाइल बोलने की वजह ये है क्योंकि अब ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच था, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन हम सेकेंडरी कार्बन से रिमूव करते हैं तो उसको हम फिर नॉर्मल नहीं बोलते, बल्कि उसको आइसो का वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, ये सेकेंडरी कार्बन के लिए होगा। इसे आगे मूव करते हैं, और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब हम ब्यूटेन पे लास्ट एग्जाम्पल अल्काइल ग्रुप में, ठीक है, ब्यूटेन पे आ जाते हैं हम। तो देखें जी, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे पास अल्काइल ग्रुप की तादाद भी बढ़ती जाती है। तो ये हमारे पास ब्यूटेन है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं यहाँ से या यहाँ से, फिर तो आपको इजीली पता है कि उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे N-ब्यूटाइल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इसमें से या इसमें से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है, तो ये, तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, ठीक है। अब आइसोब्यूटाइल क्यों बोला, क्योंकि फिर से ये वाला जो कार्बन है जिससे हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है,
ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच था और इससे हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, चूँकि ये सेकेंडरी कार्बन था, तो सेकेंडरी कार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ग्रुप तो अल्काइल बनेगा लेकिन वो आइसो होगा। ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन का एक और जो है वो आइसोमर कुछ यूँ बनता है, ये भी बेसिकली ब्यूटेन है। आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिने 1 2 3 एंड 4, तो ये भी 4 नंबर ऑफ कार्बन से ब्यूटेन है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, लेकिन है तो ब्यूटेन। तो इसमें से अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है। देखें, ये कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। ओके, तो ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बनेगा ये बनेगा टर्शियरी। ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया टर्शियरी, आप TER भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक लाइन भी आएगी, ये लाइन शो करती है कि ये एक रिएक्टिव ग्रुप है, यानी एक अल्काइल ग्रुप है। तो इस तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़े, यानी एक अल्काइल ग्रुप है, तो इस तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे अल्काइल ग्रुप की तादाद भी बढ़ती जाएगी। ओके, इसमें एक और भी कार्बन होता है जिसको क्वाटर्नरी कार्बन बोलते हैं। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच हो, दैट विल बी नोन एज क्वाटर्नरी कार्बन। ठीक है, ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसको प्राइमरी, जो 2 से अटैच हो सेकेंडरी, जो 3 से अटैच हो टर्शियरी, और जो 4 से अटैच है उसको क्वाटर्नरी बोलते हैं। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ क्वाटर्नरी कार्बन की, पेंटेन में वो एग्जांपल मौजूद होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। देखें, हमारे पास अगर कुछ इस तरह की कंडीशन होती, ठीक है, ये तो ये न्यू पेंटेन है, ये आपने FSC में पढ़ा भी था। ठीक है, दैट विल बी कॉमनली नोन एज न्यू पेंटेन। ठीक, लेकिन आप इस कार्बन को चेक करें, ये जो कार्बन मैं आपको बताना चाह रहा था, ये कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है और इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो कार्बन से पूरी हो रही। इस कार्बन को हम बोलेंगे क्वाटर्नरी कार्बन। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसको प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि ये 1 ही कार्बन से अटैच है, ये 2 से अटैच है, ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, ये वाला जो 3 से अटैच था इसको हम टर्शियरी बोलते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली 4 से अटैच हो जाए उसको क्वाटर्नरी बोलते हैं। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं जो आपके सिलेबस में, आपके नोमेनक्लेचर में यूज़ होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको 3-4 जो हैं वो नेम बता देता हूँ उनके स्पेसिफिकली, वो आपने याद कर लेने। ठीक, तो उसमें जो सबसे पहले ये देखें, हमारे पास अब डबल बॉन्ड की तरफ आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको इथीन बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम इथाइलिन है, लेकिन इसको IUPAC नेम में हम इथीन बोलते हैं। अब इस इथीन में से यहाँ से या यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से चले मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप बना है इसको स्पेसिफिकली हम नाम देते हैं विनाइल ग्रुप का। ओके, तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, बार बार यूज़ होगा, इसको आपने याद कर लेना है। इसके बाद अगर हम ये आपके पास, ठीक है, इसको प्रोपाइलीन बोलते हैं या इसको प्रोपीन कहते हैं। यहाँ से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें इस जगह से, सॉरी यहाँ से नहीं, जहाँ से डबल बॉन्ड है, लेट्स सपोज यहाँ से एक मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं, एलाइल। ओके, ये भी आपने याद रखना है। डबल बॉन्ड जहाँ से है, यहाँ से अगर रिमूव करता तो आइसो एलाइल होता, ये एन एलाइल है। ठीक है, इसके बाद आप देखें, ये हमारे पास FSC में बहुत कॉमन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको हम बेंजीन बोलते हैं। इसका जो फार्मूला है वो C6H6 होता है। ठीक है, ये हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ से अगर हम ये, चूँकि हर कार्बन के साथ ये यहाँ हर 6 कार्बन हैं, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इस जगह से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ तो ये एक रिएक्टिव ग्रुप बन जाएगा। अब इस ग्रुप को हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह, तो इसको हम नाम क्या देते थे, एग्जैक्टली फिनाइल। ठीक है, दैट विल बी नॉन एज फिनाइल ग्रुप। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। ये दूसरी थी, दैट विल बी थर्ड। इसके बाद अगर बेंजीन रिंग पे, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप मीथेन मौजूद है, यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये भी एक रिएक्टिव ग्रुप बन जाएगा, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल।
बेंजाइल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ पे एक गलती कर देते हैं, वो इसको कहते हैं कि ये बेंजीन है तो इसमें से चूँकि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया C6H5 तो इसको बेंजाइल लिख दिया, चूँकि गलत है। देखिए बेंजीन में अगर CH3 ग्रुप लगा है जिसको टॉलुइन कहते हैं, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको हम बेंजाइल ग्रुप बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं चेंजिंग कर देता हूँ, देखें अगर यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो कुछ यूँ बन जाएगा, तो इसको बेंजाइल की बजाय हम बेंजल बोलेंगे, ओके बेंजल। और अगर यहाँ से मैं तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करके ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इसको बोलते हैं बेंजो, ओके। तो वी हैव 3 टर्म्स, ठीक है, वन इज़ कॉल्ड बेंजाइल, द सेकेंड वन इज़ बेंजल एंड द थर्ड इज़ बेंजो। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव है तो उसको बेंजाइल बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव हैं तो बेंजल बोलेंगे, एंड इफ़ वी रिमूव 3 हाइड्रोजन्स फ्रॉम टॉलुइन देन इट विल बी कॉमनली नोन एज बेंजो ग्रुप, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ कॉमन फिनोमिनाज या कॉमन टर्म्स जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नोमेनक्लेचर की तरफ आएंगे, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास होगी वो होगी अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स की। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।